नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मूल विधि का अगला टॉपिक निवारक निरोध कानून। ठीक है। देखिए, ये होते क्या है निवारक निरोध कानून। तो जो व्यक्ति ऐसे होते हैं ना जिन्हें बिना एफआईआर दर्ज किए ही सरकार अपनी हिरासत में लेती है, तो निवारक निरोध कानून के तहत लेती है। इसका एक अच्छा सा उदाहरण जैसे रासुका, आपने सुना होगा कि उस पर रासुका लग गई है। ठीक है। तो वो रासुका जो होती है ना, इसी में आती है निवारक निरोध कानून में। ठीक है दोस्तों। देखिए, मूल विधि का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। रासुका से क्वेश्चन मिलता है। ठीक, लेकिन इसमें हम निवारक निरोध यानी नज़रबंदी से संबंधित जितने भी कानून है ना, वो हम सभी पढ़ेंगे। इसमें 8 कानून बनाए गए हैं निवारक निरोध से संबंधित, तो आठों के आठों कानून हम इसी एक ही वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इसके एमसीक्यू भी लगाएंगे। दोस्तों, अभी हम देखिए, हम अपनी वीडियो में कौन से टॉपिक करा रहे हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। आपने बहुत सी किताबें देखी होंगी मूल विधि की, उसमें 10 से 12 टॉपिक मिलेंगे, लेकिन ये वाले एक भी टॉपिक नहीं मिलेंगे जो मैंने अब तक वीडियो में कराए हैं। ठीक है, लेकिन पेपर में इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक दोस्तों। और देखिए, जब आप किसी दूसरे जगह से पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर क्या मिलेगा, इनमें से मान लो एक टॉपिक मिलेगा तुम्हें, जैसे मान लो ये एनएसए यानी रास का, कम से कम 2 से 3 घंटे का मिलेगा, और वो भी उतना नहीं मिलेगा जितना हम यहाँ पर ये 8 टॉपिक कराएंगे एक ही वीडियो में विद एमसीक्यू के। ठीक है। तो बस आप बने रहिए हमारे साथ में, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यकीन मानिए जिस दिन पेपर दे के निकलोगे ना, तो तुम्हें एक अलग प्रकार का आनंद आएगा। ठीक है। तो देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक 8, यानी एक क्लास 8 टॉपिक। इससे पहले हम 16 एक्ट करा चुके हैं, तो वो भी पढ़ें एक बार जा करके। ठीक है। देखिए, इसमें सबसे पहला कानून ये बनाया गया था, निवारक निरोध अधिनियम 1950 से चला था ये, और 1969 तक चला था। ठीक। इसके बाद में इसको हटा करके इसकी जगह मीसा लाया गया था। ठीक है। 1971 से 1978 तक चला था ये वाला। फिर इसके बाद में एनएसए, यानी ये जो रास का है ना, इसी को बोलते हैं एनएसए को, ये वर्तमान में भी लागू है। ठीक है। और इसके बाद में फिर टाडा लाया गया था। ठीक, टाडा। देखिए, टाडा के तहत जो संजय दत्त है ना, संजय दत्त अभिनेता, वो टाडा के तहत ही उस पर मुकदमा चल रहा है अभी। ठीक। इसके बाद में इसे हटा करके पोर्टा लाया गया था। ठीक है। 2002 से 2004 तक ये भी चला था। इसके बाद में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप संशोधन अधिनियम 2019 में बनाया गया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वर्तमान का है, इसलिए। ठीक। इसके बाद में देखिए, ये हम सभी टॉपिक कराएंगे, 8 टॉपिक इसी वीडियो में, बस तुम पढ़ते रहना। ठीक है। इसके बाद में 2 टॉपिक और हैं, ये कोफे पोसा 1974 में, और ये है चोर बाजारी से संबंधित। ठीक है। तो ये 2 टॉपिक और हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी कहीं से भी पढ़ लेना, अगर ये आठों के आठों टॉपिक तुम्हें कोई करा दे, ठीक, लेकिन हम कराएंगे यहाँ पर आपको, और वो भी विद एमसीक्यू। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन एमसीक्यू के होंगे, और देखते हैं कि दरोगा वाले में क्वेश्चन कैसे बाहर निकल के जाएगा। ठीक है। बस तुम पढ़ते रहना। चलो शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सामान्य दंड विधि की। ठीक। तो 2 तरह की दंड विधि है यहाँ पर, एक तो ये सामान्य होगी और एक निवारक निरोध। ठीक है। एक निवारक निरोध की। ठीक है दोस्तों, एक ये सामान्य दंड विधि और एक निवारक निरोध। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, अंतर ये समझ लीजिए, जो सामान्य दंड विधि होती है ना, इसके तहत कब गिरफ्तारी होती है, तो जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है उसके बाद में गिरफ्तारी होती है, उसे हम सामान्य दंड विधि बोलते हैं। ठीक है। जैसे मान लो मैंने किसी का सर फोड़ दिया, किसी की हत्या कर दी, उसके बाद में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, पुलिस वाले पकड़ने आ रहे हैं, तो सामान्य दंड विधि के तहत आएंगे। ठीक है। लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं है, केवल संदेह के आधार पर मुझे गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है। ना कोई केस है, ना कोई दलील है, कुछ भी नहीं है, और ऐसे गिरफ्तार किया जा रहा है, तो फिर वो निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, दोनों बातें समझ गए होंगे, सामान्य दंड विधि क्या है और निवारक निरोध दंड विधि क्या है। ठीक है। तो अब इनको थोड़ा और पढ़ते हैं। तो देखिए, जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्होंने अनुच्छेद 22 नहीं पढ़ा है, तो फिर से कह रहा हूँ, अनुच्छेद 22 और 20 को बहुत ही अच्छे से पढ़ें। ठीक है। देखिए, इसमें अनुच्छेद 22 में फर्स्ट सेकंड, यानी अनुच्छेद 22 का फर्स्ट और अनुच्छेद 22 का सेकंड, जिसे हम ए बी भी कहते हैं, इसके तहत अपराध करने के बाद किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है। ठीक है। जैसे मान लो मैंने किसी की हत्या कर दी, तो मैं हिरासत में लिया जा रहा हूँ, तो अनुच्छेद फर्स्ट और ये 22 का फर्स्ट और सेकंड के तहत लिया जाऊंगा। ठीक है। लेकिन अपराध सिद्ध होने के बाद में ही सजा मिलेगी इसके तहत। ठीक। लेकिन यहाँ पर गिरफ्तार व्यक्ति के 3 अधिकार बताए गए हैं, वो देखते हैं हम कौन से अधिकार हैं।
कि जैसे मान लो मेरे ऊपर किसी ने मुकदमा किया है, मैंने कोई अपराध किया है या नहीं किया है मान लो, ठीक। वैसे तो घर में कोई अपराध करता नहीं हूँ, फिर भी मान लो मैंने कोई अपराध किया है, ठीक, और पुलिस वाले मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं, तो मेरे कौन से अधिकार होंगे वहाँ पर? तो सबसे पहला अधिकार तो यही होगा कि मैं अपनी गिरफ्तारी का कारण जानूँ। मैं उनसे पूछूँ कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, तो मुझे वो गिरफ्तारी का कारण बताएँगे कि भैया तुम्हें इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है? तुमने ये वाला अपराध किया है, उस व्यक्ति का सर फोड़ा है, उसके साथ मारपीट की है, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है? उन्होंने मुझे बता दिया। इसके बाद में सेकंड मेरा जो बनेगा अधिकार, वो मैं अपने पसंद के वकील से, ठीक, अपने पसंद के वकील से अपना केस लड़वाऊँगा, ठीक है? ये भी मेरा अधिकार होगा। ठीक, पहले में तो मैंने अपना कारण जान लिया कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, मैं संतुष्ट हो गया कि चलो ठीक है, मैंने किया है। फिर दूसरा, मैं अपने पसंद के वकील से अपना केस लड़वा सकूँगा, ये भी मेरा अधिकार है। मौलिक अधिकार हैं ये सभी, ठीक है? ये हर व्यक्ति को पता होने चाहिए, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी, और जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनको तो खैर पता होना ही चाहिए, ठीक है? तीसरा अधिकार होता है कि मुझे 24 घंटे के अंदर-अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने शरीर सहित उपस्थित करें, ठीक है? देखिए ये क्यों ज़रूरी है? जैसे मान लो अभी के वर्तमान समय में बहुत सारी घटनाएँ घट रही हैं। एनकाउंटर की, कभी गाड़ी पलट जाती है, कभी कुछ हो जाता है, ऐसा है ना? तो उस चीज़ से बचाने के लिए 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने शरीर सहित पेश किया जाता है, ठीक है? पहली बार शरीर सहित पेश किया जाएगा, उसके बाद में चाहे तो कैमरा वगैरह के माध्यम से पेश कर सकते हैं, ठीक? जैसे भी लॉकडाउन में किया गया था, ठीक है? लेकिन देखिए दोस्तों, ये अभी हमें ये तो पता चल गया कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, लेकिन क्यों पेश किया जाता है, ये भी चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक? जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर पाता है, तब वो पेश करता है, ठीक? इसका मतलब ये हो गया, जैसे जो दरोगा जी होते हैं उन्हें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया जाता है, यानी आईओ बनाया जाता है उनको, ठीक? और उन्हें लगता है कि मैं इस केस का इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर नहीं कर पाऊंगा पूरा, ठीक है? तो फिर वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगा, फिर मजिस्ट्रेट के मर्जी रहेगी, मतलब वो विधि के अनुसार वो चाहे तो उसे जमानत दे दें या जेल में डाल दें, वो अलग प्रक्रिया रहती है उनकी फिर, ठीक है? और दरोगा जी के लिए टाइम मिल जाता है, यानी आपके लिए टाइम मिला करेगा फिर कि आप इन्वेस्टिगेशन बड़े आराम से कर सको, ठीक है दोस्तों? इसलिए हम 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं इनको, अपराधियों को, ठीक है? तो ये अनुच्छेद 22 का फर्स्ट और सेकंड दोनों आगे होंगे समझ में। क्या है इसमें? तो सामान्य दंड विधि, और सामान्य दंड विधि है क्या चीज? तो अपराध करने के बाद में किसी को गिरफ्तार करना सामान्य दंड विधि के तहत आता है, ठीक है? अब आता है अगला, जो कहानी हम सुना रहे हैं, अब वही कहानी आ रही है निकल के, यानी निवारक निरोध विधि, ठीक है? निवारक निरोध कानून, ये अनुच्छेद 22 3 के तहत आते हैं, ठीक है? हमने फर्स्ट और सेकंड में तो सामान्य दंड विधि पढ़ ली, अब 22 के थर्ड में आता है निवारक निरोध विधि, ठीक है? तो ये निवारक निरोध विधि होता क्या है? तो अपराध करने से पहले ही, ठीक है? सामान्य दंड विधि में क्या था? अपराध करने के बाद में था, और यहाँ पर अपराध करने से पहले ही है, ठीक? संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को रोकना या गिरफ्तार करना, ये निवारक निरोध अधिनियम के तहत आता है, ठीक है? इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था को क्षति से बचाना है और अपराध को रोकना है, ठीक है दोस्तों? इसमें व्यक्ति के अनुच्छेद 22 फर्स्ट और सेकंड में मिले सभी अधिकार खो जाते हैं, यानी जो 22 का तीसरा खंड है ना, इसमें फर्स्ट और सेकंड वाले सभी पॉइंट जो हैं, अधिकार जो हैं, वो निरस्त हो जाते हैं यहाँ पर आकर के, ठीक? अर्थात अनुच्छेद 22(3) यानी 22C अनुच्छेद 22A और B का अपराध करता है, अपवाद है एवं उल्लंघन करता है, ठीक है दोस्तों? देखिए, जहां पर निवारक निरोध की बात की जाए, इसे ऐसे समझिए, जहां पर निवारक निरोध की बात की जाए तो जो 22 का फर्स्ट और सेकंड है, ठीक है, ये छोटा पड़ जाता है थर्ड से, ठीक है? अगर निवारक निरोध की बात की जाए तब, यानी ये वाले 22 के 3 से छोटे पड़ जाते हैं, ये 3 जो है इन दोनों पर भारी पड़ जाता है, ठीक है दोस्तों? बस ये ध्यान रखना है, इनका ये उल्लंघन ये वाला करता है, तीसरा खंड इसका। अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक? पहला हम एक्ट पढ़ते हैं उन 8 में से, और पहला एक्ट है हमारा ये। देखिए, जो 8 एक्ट कराएंगे ना हम इसमें, निवारक निरोध के केवल 8 ही कानून बने हैं नजरबंदी के, ठीक? और उसमें भी खत्म हो गए हैं, केवल एक ही बाकी है, रासुका का, जो सुना होगा। तो इसमें सबसे पहला हम पढ़ते हैं निवारक निरोध अधिनियम 1950 का, ठीक है दोस्तों? देखिए, इसे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट यानी पीडीए के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? पी शॉर्टकट में पीडीए 1950 के नाम से, ठीक है? ये भी ध्यान रखोगे, पीडीए के नाम से, ठीक है?
तो देखिए ये अधिनियम 1950 में पारित किया गया था, यानी सबसे पहले, और इसे 1951 में समाप्त होना था। 1950 में तो बना है ये, लेकिन समाप्त इसे 1951 में ही होना था, लेकिन इसकी अवधि बढ़ाने से यह 1969 में समाप्त हुआ था। ठीक है, 1951 में समाप्त होना था, लेकिन 1969 में समाप्त हुआ जाकर के। तो ये कब से कब तक चला? तो 1950 से 1969 तक चला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये समाप्त क्यों करना पड़ा था, क्या कारण था इसका? तो ये कारण पढ़ेंगे हम। ठीक, समाप्त होने का कारण क्या था इसमें? तो देखिए सलाहकार बोर्ड को, इसमें एक सलाहकार बोर्ड बनता है। ठीक, सलाहकार बोर्ड, वो हम आगे पढ़ेंगे कि सलाहकार बोर्ड में कौन अध्यक्ष होता है, कितने सदस्य होते हैं। ठीक, तो चलो बता देते हैं यहीं पर, दो तो सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है, यानी तीन होते हैं कुल टोटल इसमें। ठीक है, सलाहकार बोर्ड में इसका कार्य क्या होता था? तो सलाहकार बोर्ड को 10 सप्ताह के भीतर सरकार को नजरबंदी की रिपोर्ट भेजने का प्रावधान था, यानी जो व्यक्ति नजरबंद किया गया है उसके बारे में सरकार को रिपोर्ट भेजना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टाइम था 10 सप्ताह का, यानी बहुत ज्यादा टाइम हो गया। मान लो किसी व्यक्ति को अनुचित तरीके से 10 सप्ताह तक कैद रखा जा रहा है, तो उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन है वो। ठीक है, एक ये सबसे बड़ी वजह रही थी इसको समाप्त करने की। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने मानव हित को ध्यान में रखकर इसे असंवैधानिक करार कर दिया था। ठीक, लेकिन देखिए दोस्तों, रासुका किस लिए चला रहा है अभी? उसमें 3 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट पेश करनी होती है सलाहकार बोर्ड को। ठीक है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति सरकार ने हिरासत में लिया, नजरबंद कर दिया उसे, तो सलाहकार बोर्ड 3 सप्ताह के अंदर, रासुका के तहत 3 सप्ताह के अंदर एक रिपोर्ट बना के भेजेगी कि उचित तरीके से रखा गया है कि अनुचित तरीके से। ठीक है, अगर सरकार को, अगर उस रिपोर्ट से पता चलता है कि ये सही तरीके से रखा गया है, तो 3-3 महीने करने के बाद में उसे अधिकतम 12 महीने तक कैद रखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों समझ गए होंगे यहाँ पर ये वाला क्यों किया गया था। तो 10 सप्ताह के अंदर, ठीक है, 10 सप्ताह तक रखना पड़ता था उसे, इसलिए इसको समाप्त कर दिया गया था। लेकिन रासुका में 3 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट भेजनी होती है। ठीक है, इसलिए रासुका भी चला आ रहा है। इसके बाद अब आते हैं अगले कानून पे। देखो दोस्तों, इसमें केवल उतना ही ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं ज़्यादा। जो क्वेश्चन बनते हैं वो रासुका से बनते हैं। ठीक है, तो रासुका को हम पढ़ेंगे थोड़ा अच्छे से। अगला देखिए, आंतरिक आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971, इसे हम मीसा के नाम से जानते हैं। ठीक है, मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। ठीक है, 1971 से ये 1971 से और 1978 तक चला था। ठीक है, और यह अधिनियम 1971 में निवारक निरोध अधिनियम, यानी जो 1950 वाला बनाया था अधिनियम, उसे समाप्त कर दिया था 1969 में। ठीक, लेकिन उसकी जगह पर यह मीसा लाया गया था। ठीक है दोस्तों, मीसा कब लाया गया था ये? तो यह अधिनियम 1971 में निवारक निरोध अधिनियम 1950 की जगह लाया गया था, यानी जो पीडीए बनाया था उसकी जगह पर। लेकिन इसे 1978 में जनता सरकार ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, जैसे 1978 में जनता सरकार आ गई थी ना मोरारजी देसाई की, और ये कांग्रेस ने बनाया था ये। ठीक है, मीसा, और जनता सरकार ने इसे समाप्त कर दिया था। ठीक, फिर क्या हुआ था, इसे समाप्त करने के बाद में फिर आई थी कांग्रेस सरकार 1980 में। ठीक है, तो कांग्रेस सरकार ने 1980 में फिर से रासुका बना दिया था। जो रासुका वर्तमान में चल रहा है अभी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा केस किस सरकार में बनाया गया था। जनता सरकार ने इन्हें समाप्त किया था और कांग्रेस सरकार ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये क्रम भी ध्यान रखना है। सबसे पहले पीडीए 1950 आया, फिर उसके बाद में मीसा आया। ठीक है, मीसा के बाद में फिर रासुका आ जाएगा। ठीक है, मीसा हो गया ये, इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे रासुका पर। देखिए इसके बाद में हम कराएंगे इसका एमसीक्यू। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका 1980, एनएसए के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, एनएसए या फिर रासुका। ठीक, तो देखिए 1980 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 1978 से 80 तक जनता सरकार रही थी मोरारजी देसाई की। 1980 में फिर कांग्रेस की सरकार बन गई थी। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है, इन्होंने अध्यादेश के द्वारा, ठीक, क्या किया था, ये पॉइंट, एक एक पॉइंट बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने अध्यादेश के द्वारा, यानी जो रासुका लाया गया था एक ऑर्डिनेंस के द्वारा लाया गया था, अध्यादेश के द्वारा। ठीक है, 23 सितंबर 1980 को रासुका लागू किया। ठीक है, अध्यादेश के द्वारा ये लागू किया गया था रासुका, लेकिन 27 दिसंबर 1980 को भारतीय संसद द्वारा इसे पारित करके उसी दिन इसे जो है लागू कर दिया गया था। ठीक, और इसमें 18 धाराएं हैं, ये भी ध्यान रखना है। और ये एक समवर्ती सूची का विषय है, यानी इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाते हैं। ठीक है दोस्तों,
केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाते हैं राष्ट्रपति के तहत, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये लागू किसने किया था यानी अध्यादेश के द्वारा, तो उस समय नीलम संजीव रेड्डी थे। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। और प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी इसकी। ठीक, कितनी धाराएं इसमें? तो 18 धाराएं। और किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में MCQ भी कराएंगे, बस आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और हम वो एक्ट करा रहे हैं जो किताबों में नहीं है आपके, ठीक, और ना ही किसी चैनल पर पढ़ाए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन आते हैं इनमें से पेपर में। ठीक, तो देखिए उद्देश्य यानी ये क्यों लाया गया था, तो इसके द्वारा सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति को भारत की सुरक्षा, विदेश के साथ भारत के संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था या किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य से रोकने के लिए उसे बिना कारण बताए नजरबंद किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं भारत सरकार के खिलाफ युद्ध की षड्यंत्र रच रहा हूँ, या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहा हूँ, या देश विरोधी नारे लगा रहा हूँ, ठीक है, जैसे भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत मुर्दाबाद, ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझ पर रासुका लग सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरह से ये उद्देश्य है, यानी कोई भी प्रतिकूल कार्य नहीं करेगा देश में। ठीक, अगर देखिए किसी व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहा है तो एक बात अलग है, वहां पर सामान्य दंड विधि के तहत कानून लागू किया जाएगा उस पर। लेकिन देश विरोधी कार्य कर रहा है कोई, तो वहां पर ये निवारक निरोध के तहत कार्य किया जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, तो देखिए इसमें 18 धाराएं, तो मुख्य मुख्य धाराएं भी पढ़ेंगे हम। पहली धारा पढ़ेंगे इसमें हम, धारा 3। ठीक, धारा 3 में क्या है, तो निवारक निरोध बनाने के लिए आदेश बनाने की शक्ति, तो ये यानी नजरबंदी के आदेश कौन दे सकता है। ठीक है, ये चीज बताई गई है, यानी नजरबंदी के आदेश कौन दे सकता है, तो देखिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार, ये दो व्यक्ति आदेश दे सकते हैं कि फला व्यक्ति देशद्रोही में शामिल हो रहा है, इसे गिरफ्तार कर लो। केंद्र और राज्य दोनों ही दे सकते हैं। ठीक, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, वो भी पढ़ोगे। अगर नजरबंदी का आदेश पारित किया जाता है, यानी केंद्र और राज्य के द्वारा नजरबंदी का आदेश पारित किया जाता है, जब किसी व्यक्ति को इसके तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे एक बार में अधिकतम 3 माह की कैद करके रखा जाएगा। ठीक है, अगर देखिए अगर केंद्र ने या फिर राज्य ने आदेश पारित किया है ना किसी व्यक्ति को कैद करने का, तो उसे एक बार में 3 माह के लिए कैद किया जाएगा, और अवधि बढ़ा करके उसे अधिकतम 12 माह तक कैद करके रखा जाएगा। ठीक, लेकिन उसमें भी क्या है दोस्तों, देखिए समझिए फिर से, अगर केंद्र या राज्य ने यानी सेंटर ने या फिर स्टेट ने, ठीक है, किसी व्यक्ति को कैद करने का आदेश पारित किया है, तो क्या करेंगे, उसे एक बार में 3 माह के लिए जेल में रखा जाएगा। ठीक, लेकिन इसी बीच में क्या होगा, 3 सप्ताह के अंदर, देखिए ये 3 माह में 3 माह तक जेल में रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन 3 सप्ताह के अंदर क्या करना होगा, जो सलाहकार बोर्ड होता है ना, उसे अपनी जांच रिपोर्ट भेजनी होगी, और फिर 3-3 माह करके अधिकतम 12 माह के लिए उसे रख सकते हैं जेल में। ठीक, अधिकतम 12 माह के लिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है इसमें, जब ये केंद्र के द्वारा या राज्य के द्वारा किया जाएगा तब। लेकिन इसके बाद अगर केंद्र या राज्य नहीं है, यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी DM या पुलिस आयुक्त यानी कमिश्नर किसी व्यक्ति को नजरबंद करने के आदेश पारित करता है, दोस्तों या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये आदेश पारित कर सकती है, या फिर इनकी तरफ से DM भी कर सकता है, या फिर कमिश्नर भी कर सकता है। ठीक है, इन लोगों को ध्यान रखोगे कि रासुका लगाने के आदेश कौन दे सकता है, तो या तो स्टेट या सेंटर, अगर ये नहीं है तो DM या कमिश्नर, ये भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी कुछ कंडीशन अलग है। तो देखिए यदि DM या पुलिस आयुक्त यानी कमिश्नर किसी व्यक्ति को नजरबंद करने के आदेश पारित करता है, तो उसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद इसकी सूचना सरकार को देनी होगी। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति को नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया गया, तो इसकी सूचना तुरंत सरकार को देगा वो, एवं सरकार को 12 दिन के अंदर उसे अनुमोदित करना होगा। ठीक, जैसे मान लो DM ने किसी व्यक्ति को नजरबंद करके हिरासत में रख लिया, तो उसकी सूचना तुरंत सरकार को देगा DM। ठीक है, और सरकार को क्या करना होगा कि 12 दिन के अंदर ही उसे अनुमोदित करना होगा कि इसे रखा जाए कि ना रखा जाए हिरासत में। अगर 12 दिन तक सरकार उस पर कोई सुनवाई नहीं करती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगर उस पर सुनवाई करती है तो फिर 3-3 माह करके अधिकतम 12 माह तक, अगर उस पर कार्रवाई करती है तो 3-3 माह के अंतराल से, यानी 3-3 माह करके अधिकतम 12 माह तक उसे कैद रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर सुनवाई नहीं करती है तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाता है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगली धारा पर, हम धारा 5। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट धारा है वो सभी करा रहा हूँ मैं। ठीक है, बस आप पढ़ते रहिए और इसके बाद में MCQ लगाइएगा इसके, बहुत ही आनंद आने वाला है तुमको। ठीक, देखिए धारा 5 में क्या है,
यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में नजरबंदी के लिए भेजा जाएगा तो दूसरे राज्य की अनुमति आवश्यक होगी। जैसे मान लो योगी बाबा ने यहाँ पर किसी व्यक्ति को हिरासत में रख रखा है, ठीक है। बाबा जी को लगा था कि ये देश विरोधी कार्य कर रहा है, तो बाबा जी ने कहा कि इसे पकड़ लो और डाल दो इसे अंदर। लेकिन बाबा जी को लगने लगा कि अगर इसे यूपी में रखा जाएगा तो इसके जो साथी हैं अन्य वो इसे छुड़ा ले जाएंगे, ठीक। तो वो क्या करेंगे, अच्छा इसे ऐसा करो उत्तराखंड की जेल में भेजो इसे, ठीक है। तो उत्तराखंड की सरकार से ये निवेदन करेंगे। अगर उत्तराखंड की सरकार भी कह देगी कि हाँ भैया हमारे पास इसकी सुरक्षा के इंतजाम है, आप भेज दो, तो वहां पर भेज दिया जाएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, दूसरे राज्य की यानी जिस राज्य में भेजा जा रहा है वहां की अनुमति आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए अगला धारा 9। धारा 9 में क्या है, सलाहकार बोर्ड का गठन, यानी जो सलाहकार बोर्ड कर रहे थे ना हम अब तक, उसका गठन धारा 9 में आ जाता है। तो इसका गठन सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक। ये केंद्र या राज्य कोई भी कर सकता है, दोनों ही सरकार है यहाँ पर, सरकार का मतलब केंद्र राज्य दोनों से ही है। तो इसका गठन सरकार के द्वारा किया जाता है, जिसमें उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के अध्यक्ष सहित 3 जज होंगे, यानी 2+1 होगा, यानी ऐसे करके होंगे, एक अध्यक्ष होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे, ठीक है। कुल मिला के 3 होंगे यहाँ पर। वो भी कौन होंगे 3, उच्च न्यायालय के जज, ठीक है, जो वर्तमान में कार्यरत हों या रह चुके हों या फिर बनने की योग्यता रखते हों। लेकिन इसका जो अध्यक्ष होगा वो उच्च न्यायालय का रिटायर या कार्यरत न्यायाधीश ही बनेगा, ठीक है दोस्तों। यानी जो एक अध्यक्ष होगा ना वो तो इसका जज ही होगा, लेकिन जो अन्य 2 सदस्य होंगे वो जज हो भी सकते हैं या फिर बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं, ठीक। ये चीज ध्यान रखनी है। तो सलाहकारी बोर्ड में कितने सदस्य हो गए, तो 1+2, यानी 3 लोग होते हैं सलाहकारी बोर्ड में। और इनका कार्य क्या होता है, तो इनका कार्य होता है 3 सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट बना के सरकार को प्रस्तुत करना, ठीक है। समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगली धारा 13। धारा 13 में निवारक निरोध की अधिकतम अवधि 12 माह होगी, ठीक है। ये भी ध्यान रखोगे, जो एक बार में 3 माह होगी, ठीक है दोस्तों। अधिकतम अवधि पूछी जाए तो 12 माह होगी, लेकिन एक बार में पूछी जाएगी तो 3 माह होगी। देखिए धारा 14 में क्या है, तो निवारक निरोध को आदेश, जो निवारक निरोध का आदेश होता है ना, इसे खारिज कौन कर सकता है, तो सरकार ही से खारिज करती है और सरकार ही से बनाती है। ये चीज ध्यान रखोगे, इसमें कोर्ट का कोई लेना देना नहीं होता है। यानी कोर्ट का लेना देना तो तब होगा ना जब व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, जब किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज ही नहीं है तो फिर कहाँ से कुछ लेना देना होगा, यानी कोर्ट को कुछ पता ही नहीं है तो कहाँ से वो एक्शन ले सकता है, ठीक है। अब आते हैं, देखिए ये नोट अच्छे से देखोगे, इस अधिनियम के द्वारा यानी रासका के तहत 1998 में एनएससी बनाई गई थी, ठीक है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाई गई थी 1998 में, जिसमें अध्यक्ष सहित 9 सदस्य होते हैं, यानी 1+8 ऐसे करके ध्यान रखना है इसमें। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखोगे, अध्यक्ष सहित 9 सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यह जो परिषद है ना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक नीति एवं रक्षा से संबंधित मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह देती है, ठीक है। किस किस चीज पर सलाह देती है प्रधानमंत्री को ये परिषद, तो राष्ट्रीय सुरक्षा हो या सामरिक नीति हो या फिर रक्षा से संबंधित मामले हो, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री को सलाह देती है। और जो एनएससी यानी जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत संचालित होती है, यानी पीएमओ के तहत संचालित होती है। ये भी ध्यान रखना, मंत्रालय पूछे जाते हैं कि किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। बहुत से मंत्रालय हैं, जैसे डीएम किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, आईपीएस किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ऐसे ही यहाँ पर एनएससी पूछ लिया जाएगा कि एनएससी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ये प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत कार्य करता है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, तो प्रधानमंत्री को सलाह देना। समझ गए होंगे, समझते रहोगे धीरे धीरे, ठीक है। जब और बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे तब आप मुस्कुरा रहे होगे, क्योंकि पूरी मूल विधि आप पढ़ चुके होगे, ठीक। और एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के लगा रहे होगे, ढूंढ ढूंढ के लगा रहे होगे, ठीक है दोस्तों। अगला टॉपिक आता है हमारा इसी में, आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां निवारक अधिनियम 1987, जिसे हम टाडा के नाम से जानते हैं, ठीक। यानी टेररिज्म एंड डिस्प्यूटिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, टाडा 1987, ठीक है दोस्तों। एक एक टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ते जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद हम एमसीक्यू लगाएंगे, वहां पर और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए टाडा, अब पढ़ते हैं हम टाडा के बारे में।
इसने संजय दत्त की जिंदगी खराब कर रखी है टाडा ने, माय डियर फ्रेंड। देखिए इसके तहत यदि कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है या आतंकवादी को सहायता, सुरक्षा या संरक्षण देता है तो उस पर कार्रवाई होती है। किसके तहत? टाडा के तहत। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को पहली बार परिभाषित किया था। दोस्तों, टाडा के तहत ही आतंकवादी गतिविधियों को परिभाषित किया गया था कि आतंकवादी गतिविधि होती क्या क्या है असल में, यानी आतंकवादी कौन माना जाएगा। ठीक है, तो कौन माना जाएगा आतंकवादी, देखते हैं फिर से। अगर कोई आतंकवादी को सहायता दे रहा है किसी भी तरीके से, मान लो गोला बारूद वगैरह से, या उसे छुपा रहा है, उसे सुरक्षा दे रहा है, संरक्षण दे रहा है, आश्रय दे रहा है, तो ये सभी परिभाषाएं आतंकवादी गतिविधियों में आएंगी। संजय दत्त ने तो आतंकवादियों को छुपाया था, तभी तो उस पर टाड़ा लगी थी। ठीक, तो ये आतंकवादी गतिविधियों को पहली बार इसी में परिभाषित किया गया है, ये भी ध्यान रखोगे। और ये अधिनियम क्यों बनाया गया था ये भी ध्यान रखोगे। तो यह अधिनियम पंजाब में बढ़ते आतंकवाद के कारण बनाया गया था। देखिए 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, सिखों ने ही की थी, सबको पता है। और ये 1987 में अधिनियम बन गया था क्योंकि वहां पर एक खालसा पंथ, खालसा, ठीक है, ये सिखों का होता है, तो ये पनपने लगा था। या फिर मान लीजिए कि एक आतंकवादी गतिविधियां होने लगी थी बहुत ज्यादा पंजाब में, इसलिए ये अधिनियम लाया गया था। ठीक है, लेकिन 1995 में से समाप्त कर दिया गया था टाडा को, और इसी के तहत संजय दत्त पर केस चल रहा है, ये भी ध्यान रखोगे। तो ये कब से कब तक? 1987 से 1995 तक। ठीक है दोस्तों, ये कौन लाया था? तो इसे भी कांग्रेस सरकार लेके आई थी। अब पढ़ते हैं अब अगला, आतंकवाद निवारक निरोध अधिनियम 2002, यानी पोटा। टाडा हो गया, इसके बाद अब पोटा। ठीक, अब देखिए यह अधिनियम टाडा की जगह है, यानी 1987 में टाडा लाया गया था, उसी की जगह पर ये लाया गया है। ठीक है, और ये क्यों लाया गया है? तो देखिए 2001 में अमेरिका में आतंकवादी घटना होने के बाद 2001 में ही आतंकवाद निरोध निवारक अध्यादेश तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे, अब्दुल कलाम द्वारा इसे लाया गया था। ठीक है, 2001 में अमेरिका में आतंकी हमला हुआ था और हमारे पास कोई कानून ऐसा नहीं था जो आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगा सके, इसलिए इसे लाना जरूरी था। और 2001 में ही राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के द्वारा इसे लाया गया था। ठीक है, ध्यान रखोगे। तब इसे पोटो के नाम से जाना जाता था 2001 में, यानी ऑर्डिनेंस, ओ का मतलब है यहाँ पर ऑर्डिनेंस, यानी अध्यादेश, अध्यादेश के द्वारा लाया गया था ये भी। लेकिन 2002 में इस अध्यादेश को संसद द्वारा पारित करके अधिनियम बनाया गया और इसे पोर्टो की जगह पोटा नाम से जाना जाने लगा, लेकिन यह 2004 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी वर्तमान में जो कानून चल रहा है वो राष्ट्र का चल रहा है बस। ठीक, बाकी सब आए थे चले गए थे, आए थे चले गए थे, ऐसे इसमें चलता रहा था। अब देखिए अगला हमारा आता है ये विधि विरुद्ध क्रियाकलाप संशोधन अधिनियम 2019 का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सभी को पता होगा लॉकडाउन के समय पर जब दिल्ली में सीएए और एनआरसी के ऊपर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे ना, तब यूपी में भी बहुत सारी जगह पर इसका विरोध हो रहा था, तोड़फोड़ हो रहे थे। 2017 वाले जो दरोगा थे वो ट्रेनिंग पर थे, उन्हें ये दबाने के लिए भेजा जाता था। उसी समय पर क्या हुआ था, बाबा जी ने जितने विद्रोह कर रहे थे उन सभी के पोस्टर चिपकवा दिए थे दीवारों पर, शायद पढ़ा हो तुमने। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन पोस्टरों को हटवाने के लिए चेतावनी जारी की थी कि ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है, आप इन्हें हटाइए, ऐसा कोई भी कानून नहीं है, आप इन्हें हटाइए जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो बाबा जी ने कहा था कि ठीक है हम नहीं हटाएंगे इन्हें, कानून, रही बात कानून की तो हम कानून ले आएंगे। तो इन्होंने 2019 में ये वाला कानून लेके आए थे, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप। ठीक है, और ये लाए किसकी जगह पर थे? तो पोटा की जगह पर लाए थे। ठीक, क्योंकि सरकार के पास आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए पोटा के बाद कोई कानून नहीं था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये क्या था 2019 में संशोधन कौन से में किया था? तो देखिए जो ये विधि विरुद्ध क्रियाकलाप वाला था ये 1967 में ही बन गया था कानून, लेकिन ये निष्क्रिय पड़ा हुआ था, तो उसी में 2019 में संशोधन कर दिया गया था। ठीक, और उसी में संशोधन करके इसे बनाया गया था। और इसके तहत एनआईए के इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी को जांच की शक्ति प्रदान की गई है। एनआईए यानी जो ये भी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी जो होती है।
ठीक है, वो है ये। एनआईए के इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी को शक्ति प्रदान की गई, यानी जो जांच करेगा इसमें वो एनआईए का ही इंस्पेक्टर करेगा कम से कम। ठीक है, बाबा जी को देखा होगा तुमने, जैसे यूपी में कोई विरोध करता है, प्रदर्शन करता है, तो उसके सभी पोस्टर वगैरह दीवारों पर चिपकवा देते हैं वो, और बुलडोजर चलवा देते हैं ले जाके। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण। देखिए दोस्तों, वो तो अब तक देशद्रोही लोगों के लिए था, लेकिन यहाँ पर जो आएगा ये वाला एक्ट, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974, ये देखिए नाम से ही पता चल रहा होगा। ठीक है, ये किस लिए लाया गया था, तो इसे हम कोफे पोसा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसे भी। तो देखिए यह अधिनियम 1974 में पारित किया गया था। इसके तहत तस्करी तथा विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधों के संबंध में निवारक निरोध की व्यवस्था लागू की गई थी। यानी जैसे मान लो कोई स्मगलिंग करता था, तस्करी करता था, या विदेशी मुद्रा के भंडारकरण को करता था, या उन्हें कालाबाजारी करता था विदेशी मुद्रा की, तो उससे जुड़े अपराधों के लिए ये भी नजरबंदी कानून है एक। ठीक है, यानी इससे तस्करी करने से पहले ही उसे कैद कर लिया जाता था। तो ये 1974 में कानून बना था, इसे ध्यान रखोगे। ठीक, इसके बाद में अगला आता है चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980। ठीक है दोस्तों, इसे हम PBMMECA के नाम से जानते हैं। तो ये छोड़ो, तुम केवल यही ध्यान रखो, चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980। ठीक, अब देखिए ये कब लाया गया था, ये जरूरी है, और क्यों लाया गया था। तो यह अधिनियम जनता पार्टी सरकार के द्वारा मीसा कानून को समाप्त करने के बाद, देखिए मीसा कानून इन्होंने 1978 में समाप्त कर दिया था। ठीक है, जनता सरकार ने, और वो बना कब था, तो 1971 में बना था। ठीक है, 1971 में बना था और 1978 में उसे समाप्त कर दिया था। अब कोई भी कानून नहीं बचा था, सरकार ने, जनता सरकार आ गई थी 1978 में, तो उसे समाप्त कर दिया था मीसा को। तो मीसा की जगह पर ही ये कानून लाया गया था। ठीक है, जो निवारक निरोध की व्यवस्था करता था। बस इतना ही पढ़ना है इसमें, और कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों। ये हमारे सभी कानून हो गए, 8 कानून पढ़ लिए हमने नजरबंदी से संबंधित। इसके बाद में अब हम लगाएंगे MCQ इसके। देखिए अब आएगा आनंद। ठीक है, MCQ में हमने कितने क्वेश्चन बनाए हैं, तो हमारे क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 25, और 2 होमवर्क के लिए 27 क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर इसका निचोड़, मजाल है जो एक भी क्वेश्चन निकल जाए दरोगा का हमसे। ठीक है, अगर देखिए हम जो वीडियो बना रहे हैं ना, अगर वो आपने पढ़ ली एक बार अच्छे से, तो यकीन मानिए उन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए दरोगा का, निकल के नहीं जा सकता है। बस तुम पढ़ते रहिएगा हमारे साथ में। ठीक है, और हम टॉपिक कौन से करा रहे हैं, जो कहीं नहीं मिलेगा वो यहीं मिलेगा। ठीक है, ना तो ये किताबों में मिलेंगे तुम्हें एक साथ, ना ही किसी वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, जो चीज़ हम करा रहे हैं वो कहीं नहीं मिलेगा, पढ़ लो कहीं से, लेकिन आना पड़ेगा तुम्हें यहीं पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा निवारक निरोध कानून है। ठीक, निवारक निरोध यानी नजरबंदी कानून कौन सा है। तो मैंने नजरबंदी कानून और सामान्य दंड विधि दोनों बताए थे। सामान्य दंड विधि में क्या होता है, अपराध करने से, सामान्य दंड विधि में अपराध करने के बाद में गिरफ्तार किया जाता है, और उसमें कारण वगैरह बताए जाते हैं, यानी हमारे अधिकार होते हैं। लेकिन जो निवारक निरोध कानून होता है, इसमें संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज पूछी गई यहाँ पर, निम्न में से कौन सा निवारक निरोध कानून है। ठीक, ये चीज बतानी है आपको, तो कौन सा हो जाएगा, निवारक निरोध कानून। तो इसमें सही आंसर इसका हो जाएगा ये रासुका, रासुका के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, बाकी ये IPC है, ये CRPC है, और ये एविडेंस है। ये सभी क्या है, तो ये सामान्य दंड विधि है। इनमें अपराध करने के बाद में गिरफ्तारी होती है, और रासुका में अपराध करने से पहले गिरफ्तारी होती है। ठीक है, अब रासुका की बात करते हैं। तो रासुका किस सरकार में लाया गया था, तो रासुका लाया गया था कांग्रेस सरकार में। ठीक है, और इसे एक अध्यादेश के द्वारा लाया गया था, और किसने से अध्यादेश को लागू किया था, तो नीलम संजीव रेड्डी ने। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, निवारक निरोध के तहत पुलिस आयुक्त यानी कमिश्नर अधिकतम कितने समय के लिए नजरबंद कर सकता है, जब सरकार इसकी सूचना पर कोई कार्रवाई ना करे। यानी DM या कमिश्नर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत नजरबंद कर देता है, तो उसे वो अधिकतम कितने समय तक कैद करके रख सकता है, जबकि सरकार उस पर कोई भी अमल ना करे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 12 दिन। ठीक है, अधिकतम 12 दिन। अन्य की बात करें तो देखिए 10 सप्ताह का क्या था,
ये पहले वाले में ही था 1950 वाले में, इसलिए उसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और एक बार में 3 माह की अवधि होती है, यानी 3 माह तक गिरफ्तार करके रख सकते हैं। और 3 सप्ताह का मतलब क्या है यहाँ पर, तो 3 सप्ताह में क्या करना होगा, जो सलाहकार बोर्ड होता है उसे रिपोर्ट भेजनी होगी, किसको, सरकार को। ठीक है, तो फिलहाल इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 12 दिन। ठीक, अगला क्वेश्चन है अब दोस्तों, आप देखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यकीन मानिए जब पेपर दे के निकलोगे ना तो कहोगे वाह, आनंद आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में किस अधिनियम को जनता सरकार के द्वारा लाया गया था। ठीक, जनता सरकार के द्वारा इनमें से कौन सा अधिनियम लाया गया था, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। दरोगा बनने जा रहे हो तो कानून तो तुम्हें कूट कूट के तुम्हारे अंदर भरा होना चाहिए। ठीक है, तो जनता सरकार के द्वारा इनमें से कौन सा कानून लाया गया था, मीसा 1971, या टाडा 1987, या चोर बाजारी निवारण अधिनियम 1980, या फिर राजका 1980। तो दोस्तों सभी को पता होना चाहिए कि जो जनता सरकार थी 1978 में बनी थी। ठीक है, तो 1978 से पहले वाले तो लागू होने का मतलब ही नहीं होता है। ठीक, और 1978 से 1980 तक चली थी, तो सीधी सी बात है कि ये दो तो नहीं हो सकते हैं, या तो चोर बाजारी होगा या फिर रासुका होगा। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, चोर बाजारी निवारण अधिनियम 1980, क्योंकि रासुका तो कांग्रेस सरकार में लाया गया था। और कौन लाया था, तो नीलम संजीव रेड्डी। इसमें अध्याय खंड कितने हैं, 12, 18 खंड हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, और इसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है, 12 माह, एक बार में कितनी होती है, 3 माह। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस कानून को जनता सरकार ने समाप्त किया था। अब देखिए, इससे पहले पूछा गया था कौन सा कानून को जनता सरकार लेके आई थी, यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन से को सरकार ने समाप्त किया था। तो बताओगे पोटा, टाडा, मीसा, या एनएसए। जब इसकी सन तुम्हें पता होगी तो आंसर भी पता चल जाएगा अपने आप। तो देखिए, पोटा, पोटा कब से कब तक था, 2002 से। और टाडा कब था, तो 1987 में आया था, 1995 तक। ठीक है, मीसा कब आया था, तो मीसा आया था 1971 में, और कब तक चला था, 1977 तक। और एनएसए यानी रासुका 1980 में। ठीक, तो इसका सही आंसर मीसा हो जाएगा। ठीक है, इसको जनता सरकार ने समाप्त कर दिया था, क्योंकि 77 यानी 78 तक चला था लगभग ये, और 78वीं जनता की सरकार आ गई थी, इसलिए इसे समाप्त कर दिया था। और लाया कौन सा गया था, लाया कौन सा गया था, तो चोर बाजारी वाला लाया गया था, मीसा को समाप्त करके जनता सरकार के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस बाद में याद करना हमको कि पढ़ाया था किसी ने। देखिए क्वेश्चन है, निवारक निरोध अधिनियम के तहत अधिकतम कितने समय के लिए नजरबंद किया जा सकता है। तो बताओगे 3 माह, 2 माह, 6 माह, या 12 माह। अधिकतम कितने समय के लिए नजरबंद किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, 12 माह। ठीक है, अधिकतम 12 माह, लेकिन एक बार में अगर पूछा जाए तो 3 माह। ठीक, एक बार में अगर पूछा जाए तो 3 माह है, और अधिकतम पूछा जाए तो 12 माह। अगला है अब 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निवारक निरोध की अवधि एक बार में कितनी की गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताओगे कितना हो जाएगा, 2 माह, 3 माह, 12 माह, या 6 माह। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 2 माह। ठीक, निवारक निरोध के तहत 1978 में 2 माह कर दी गई थी, लेकिन अगर रासुका के तहत पूछी जाए तो 3 माह करना है। ठीक, और अधिकतम अवधि पूछी जाए तो 12 माह करना है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है हमारा अब दोस्तों, एक एक क्वेश्चन चुन चुन के बनाया है हमने। ठीक है, और जब बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, इसकी धुआंधार तैयारी कर रहे होंगे, तब तुम मुस्कुरा रहे होगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के धुआं धुआं कर रहे होगे उसका। क्वेश्चन है हमारा, देखिए, रासुका के तहत गिरफ्तार करने का आदेश कौन पारित कर सकता है। दोस्तों देखिए, जो वीडियो हम बना रहे हैं ना, ये तुम्हें चाहे आप पैड बैच ले लो या एड बैच ले लो, कुछ भी ले लो, ये वाले टॉपिक तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। और यहाँ से जब पेपर लगाओगे 17 वाले, 21 वाले, तो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे यहाँ से। ठीक, लेकिन तुम्हें ये कोर्स में किसी में नहीं मिलेंगे, ना किसी किताब में मिलेंगे। ठीक है, बस आपको आना पड़ेगा यहीं लौट के। तो रासुका के तहत गिरफ्तार करने का आदेश कौन पारित कर सकता है, बताओगे, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, या फिर राज्य और केंद्र दोनों। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, केंद्र और राज्य दोनों। इनके अलावा और कौन कर सकता है, तो इनके अलावा डीएम और कमिश्नर ये भी कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखो। ठीक, ठीक है, डीएम और कमिश्नर, ठीक, ये भी आदेश पारित करते हैं। लेकिन जब ये आदेश पारित करते हैं तो अधिकतम 12 दिन तक रख सकते हैं,
और ये पारित करते हैं तो अधिकतम 3 माह तक रख सकते हैं एक बार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तारी कब की जाती है? बताओगे व्यक्ति के अपराध करने के बाद, या व्यक्ति के अपराध करने से पहले, या अपराध करने से पहले या बाद में कभी भी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यानी जो नजरबंदी की जाती है वो व्यक्ति के अपराध करने से पहले की जाती है, यानी दिस आंसर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अपराध करने के बाद में तो सामान्य दंड विधि के तहत की जाती है। ठीक है, सामान्य दंड विधि में आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, यानी दुनिया भर के जितने कानून है वो सभी सामान्य दंड विधि में आते हैं। और निवारक निरोध दंड विधि में कौन से आते हैं? तो जो हमने कराए हैं 8, केवल वही आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता, बाकी सब मोह माया है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा अगला, नजरबंद व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक होती है? तो बताओगे सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, या जिस राज्य में भेजा जा रहा है उस राज्य की। तो हमने धारा 5 कराई है राजका में, उसके तहत जिस राज्य में भेजा जा रहा है उस राज्य की। ठीक, जैसे बाबा जी को उत्तराखंड में भेजना है किसी व्यक्ति को, तो वो उत्तराखंड सरकार से अनुमति लेंगे। अगर वहाँ की सरकार कह दे कि हाँ ठीक है बाबा जी आप भेज दीजिए, यहाँ सब ठीक है हम देख लेंगे इसे, तो उत्तराखंड की अनुमति हमें लेनी होगी, यानी जिस राज्य में भेजा जा रहा है उस राज्य की। ठीक है, धारा 5 कैसा लगा बताइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सलाहकार बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? सलाहकार बोर्ड, धारा 9, सलाहकार बोर्ड रासका की धारा 9। ठीक है, तो बताओगे इसमें कितने सदस्य होते हैं सलाहकार बोर्ड में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, यानी 1+2। और इसमें कौन होते हैं? ये तो जज होते हैं हाई कोर्ट के। यू आर अंडरस्टैंड माय गाइस। अगला क्वेश्चन है हमारा, रासका के तहत सलाहकार बोर्ड को कितने समय में अपनी राय, सलाह ये रासका के तहत पूछा जा रहा है। ठीक है, सलाहकार बोर्ड को कितने समय के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को भेजनी चाहिए? तो 12 दिन के अंदर, या 3 माह के अंदर, या 3 सप्ताह के अंदर, या फिर 10 सप्ताह के अंदर। तो यू नो अंडरस्टैंड माय गाइस, दिस वन आंसर ऑप्शन सी। ठीक, यानी 3 सप्ताह के अंदर सलाहकार बोर्ड को अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को भेजनी होती है। ठीक, अगर 10 सप्ताह के अंदर की बात की जाए तो ये 1950 वाले में था। ठीक, ये 1950 वाले अधिनियम में था। और अगर बात की जाए गिरफ्तारी के 12 दिन के अंदर, तो ये कोई डीएम या कमिश्नर गिरफ्तार करता है तो वहां पर सरकार को उसकी अनुमोदित करना होता है। गिरफ्तार के 3 माह के अंदर क्या होता है, अधिकतम 3 माह तक उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। तो फिलहाल इसका सही आंसर ये हो जाएगा सी ऑप्शन इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, तस्करी और स्मगलिंग के अपराध में नजरबंदी से संबंधित कौन सा कानून बनाया गया था? तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये तस्करी निवारण अधिनियम 1974। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चोर बाजारी को कौन लेके आया था? तो इसे जनता सरकार लेके आई थी 1980 में। ठीक, निवारक निरोध अधिनियम 1950 का है, और ये रासका आप जानते ही 1980 का है। ठीक है, तो फिलहाल इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के लिखा है हमने इसमें। ठीक है, और पेपरों में मिलेंगे ये तुम्हें, ये ध्यान रखना। देखिए पंजाब में बढ़ते आतंकवाद के खिलाफ कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो बताओगे कौन सा अधिनियम लाया गया था पंजाब में बढ़ते आतंकवाद के खिलाफ? तो मीसा, या टाडा, या एनएसए, या पोटा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों टाडा। ठीक है, क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी, और उसके कुछ समय बाद ही यानी 1987 में टाडा लाया गया था। ठीक, और पोटा कब लाया गया था? तो अमेरिका में क्या हुआ था, आतंकी घटना, उसके बाद हम पोटा लाया गया था। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन सा सामान्य दंड विधि कानून है? सामान्य दंड विधि, देखिए दो तरह के पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, एक नजरबंदी कानून और एक सामान्य दंड विधि कानून। तो यहाँ पर पूछा गया है सामान्य दंड विधि कानून निम्न में से कौन सा है? तो देखिए आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971, या भारतीय न्याय संहिता 2023, या विधि विरुद्ध क्रियाकलाप संशोधन अधिनियम 2019, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। तो सामान्य दंड विधि का मतलब क्या होता है, अपराध करने के बाद में अगर गिरफ्तारी होती है तो उसी कानून को हम सामान्य दंड विधि बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023, यानी BNS 2023। ठीक है,
आईपीसी का ही ये नया रूप है बीएनएस। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा कानून अध्यादेश के द्वारा लाया गया था? दोस्तों एक एक क्वेश्चन देखो, एक एक क्वेश्चन है हिसाब का, गजब का। तो बताओगे कौन सा कानून अध्यादेश के द्वारा लाया गया था? ये राष्ट्र 1980 या पोटा 2002 या बीएनएस 2023 या फिर पोटा और राष्ट्र दोनों। तो ये दोनों ही आंसर इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, अब सही कैसे हो जाएंगे? सही ऐसे हो जाएंगे, ये लाए थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक, इन्होंने अध्यादेश जारी किया था और पोटा का एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। ठीक है, तो ये कुल मिला के दोनों ही अध्यादेश के द्वारा लाए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रासुका को किस अधिनियम की जगह पर लाया गया था? रासुका को, देखिए रासुका बनी कब थी? तो 1980 में बनी थी। तो 1980 के आसपास कोई अधिनियम समाप्त हुआ होगा, यानी 1980 से पहले ही कोई अधिनियम समाप्त हुआ होगा। तो 1980 से पहले अधिनियम ये वाला समाप्त हुआ था 1978 में, जिसे जनता सरकार ने समाप्त कर दिया था। यानी मीसा की जगह पर यह अधिनियम लाया गया था रासुका। ठीक है, टाडा, तो टाडा 1987 से 1995 तक चला था। ठीक, ये भी ध्यान रखोगे। पोटा 2002 से 2004 तक चला था। और ये पीडीए 1969 तक चला था। ठीक है, 1969 तक। तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए दोस्तों, निम्न में कौन सा कानून अमेरिका में आतंकी घटना घटने के बाद बनाया गया था? देखिए एक एक क्वेश्चन देख रहे हो, एक एक क्वेश्चन कितना वैल्यूएबल है अपने आप में। अमेरिका में आतंकी घटना घटने के बाद कौन सा कानून बनाया गया था? तो ये 2001 में घटना घटी थी और 2001 में ही पोटा बनाया गया था, लेकिन उस समय ये पोटो के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 2002 में से पोटा के नाम से जाना जाता था, इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर बात करें टाडा की, तो ये पंजाब में आतंकी घटना घटने के बाद में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? दोस्तों देखिए मंत्रालयों से भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम ये भी एक वीडियो बनाएंगे किस मंत्रालय के अधीन क्या क्या चीज आती है। ठीक है, फिलहाल तो इसी का आनंद लो। तो ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। अब देखिए गृह मंत्रालय की बात की जाए तो गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं जितनी फोर्स वाली नौकरी होती है ना, आईपीएस हो या सेना हो, अर्धसेना हो, ठीक है, वो सभी गृह मंत्रालय के अधीन आती है। और रक्षा मंत्रालय के अधीन क्या आता है? सेनाओं को सुरक्षा मुहैया कराना, जैसे रोड बनाना, वर्दी देना, गोला बारूद देना, ये रक्षा मंत्रालय का कार्य होता है। विदेश मंत्रालय का कार्य होता है विदेश नीतियों को देखना। ठीक है, समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन, रासुका किस सूची का विषय है? आ गया है ना, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची। तो दोस्तों जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकें उसे हम समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं, ऐसा पढ़ा है हमने। ठीक है, तो समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा ये। तो ऑप्शन इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं अब हम, क्वेश्चन 20, रासुका के तहत समुचित सरकार के अलावा गिरफ्तारी का आदेश कौन पारित कर सकता है? समुचित सरकार का मतलब दोस्तों यहाँ पर केंद्र और राज्य से है। ठीक है, तो इनके अलावा और कौन आदेश पारित कर सकता है? तो जिला दंडाधिकारी, पुलिस आयुक्त, उच्च न्यायालय या फिर दंडाधिकारी और पुलिस आयुक्त दोनों। तो सही आंसर इसका ए बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, यानी डीएम और कमिश्नर ये दोनों, लेकिन अधिकतम कितने दिन के लिए? अगर बशर्ते सरकार उस पर अनुमोदित नहीं करती तो 12 दिन तक के लिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखोगे दोस्तों। जब हम थ्योरी पढ़ ली हमने, ठीक है, और इसके बाद में ऑप्शनों को इतने बार रिपीट कर रहे हैं हम, तो देखते हैं कि क्वेश्चन आएगा कैसे, नहीं कैसे गलत होता है हम देखेंगे। ठीक है, हमें है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, रासुका को कौन से राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत किया गया था? रासुका 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 1980 कौन से राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत किया गया था? तो बताओगे एम हिदायतुल्लाह, नीलम संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन या ज्ञानी जैल सिंह। तो सही आंसर दिस वन, नीलम संजीव रेड्डी। ओके, अगला क्वेश्चन अब, पोटा पोटा पोटो, ठीक है, पोटा कानून के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ओहो, पोटा कानून के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो पोटा हमारा कानून बना था कब? 2001 में पोटो के नाम से और 2002 में पोटा के नाम से बन गया था। तो उस समय पर बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी का मतलब हो गया हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, बहुत महान व्यक्तित्व थे ये, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, अगला क्वेश्चन है,
और धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं समाप्ति की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला, निवारक निरोध के आदेश को रद्द करने का अधिकार किसके पास होता है? यानी नजरबंदी कानून जो बनाया जाता है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, उसे रद्द करने का अधिकार किसके पास है? तो बताओगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सर्वोच्च न्यायालय, समुचित सरकार या फिर उच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक, यानी समुचित सरकार, सी फॉर समुचित सरकार। ठीक है, समुचित सरकार का मतलब यहाँ पर हो गया केंद्र और राज्य दोनों से। ठीक है, यही आदेश बनाते हैं और यही इसे रद्द करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति अपील कहाँ कर सकता है? निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति अपील कहाँ कर सकता है? तो सलाहकार बोर्ड के समक्ष, या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, या राष्ट्रपति के समक्ष, या फिर मानवाधिकार आयोग में। तो दोस्तों ये सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है। ठीक है, और सलाहकार बोर्ड को फिर 3 सप्ताह के अंदर राज्य सरकार को क्या करना होगा? 3 सप्ताह के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट बनाकर भेजनी होगी। ठीक है, तो सलाहकार बोर्ड में कितने लोग होते हैं? तो 1+2। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को किस सरकार के द्वारा लाया गया था? यानी रासुका को किस सरकार के द्वारा लाया गया था? इससे पहले हमने पढ़ा था जनता सरकार के द्वारा कौन सा लाया गया था, और रासुका को कौन सी सरकार के द्वारा लाया गया था? तो रासुका हमारा बना है 1980 में। ठीक है, 1980 में, जो अभी भी वर्तमान में लागू है। तो ये लाया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, और राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे, और इसे एक अध्यादेश के द्वारा लाया गया था। ठीक है, इसमें 18 धाराएं हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हमारे 25 क्वेश्चन हो गए, अब 2 क्वेश्चन है आपके होमवर्क में। ठीक है, ये हमें बताओगे आप कमेंट बॉक्स में, और बताओगे कैसा लगा हमारा कंटेंट, और आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो यकीन मानिए, जब बच्चे ये हड़बड़ी में पढ़े होंगे ना कि ये भी रह गया है, वो भी रह गया है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, बहुत सारे बच्चे यही देख रहे हैं कि मूल विधि की किताब कौन सी है, मूल विधि की किताब कौन सी है। वो बच्चे किताब ही ढूंढते रह जाओगे और तुम सिलेबस पार कर जाओगे तब तक। ठीक है, वो किताब ढूंढने के बाद में पढ़ रहे होंगे, तब तुम हंस रहे होगे और एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के मार रहे होगे। देखिए क्वेश्चन ये है, रासुका के तहत एक बार में अधिकतम कितनी अवधि के लिए हिरासत में लिया जा सकता है? अधिकतम कितनी अवधि के लिए हिरासत में लिया जा सकता है? तो इसका आंसर बताओगे 12 दिन, 3 माह, 10 सप्ताह या 12 माह। रासुका के तहत एक बार में, ठीक है, एक बार में, ये ध्यान रखना है, एक बार में पूछा जा रहा है यहाँ पर अधिकतम कितनी अवधि के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, निवारक निरोध कानून में सबसे पहले कौन सा कानून लाया गया था? ठीक, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, या निवारक निरोध अधिनियम, या फिर आतंकवाद निवारक निरोध अधिनियम, या फिर भारतीय दंड संहिता। दोस्तों यहाँ पर सन मैंने इसलिए नहीं डाली है क्योंकि अगर सन डाल दूंगा इनके पीछे फिर तो तुम महान शख्सियत हो जाओगे। ठीक, और आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, इसमें हमने 8 टॉपिक कराए हैं एक वीडियो में, 1 घंटे में लगभग। ठीक, और फिर से सुनिए एक बार, जो मैं वीडियो करा रहा हूँ वो वाली वीडियो करा रहा हूँ जो ना तो तुम्हें पेड बैच में मिलेंगी कहीं पर, ठीक है, ना तो किसी किताब में मिलेंगी। ठीक, तुम किताबें ढूंढते रह जाओगे, पेड बैच खरीदते रह जाओगे, पेपर आ जाएगा फिर तुम हड़बड़ाओगे कि क्या पढ़ें। ठीक है, इसलिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, नहीं तो सबकी अपनी श्रद्धा है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक किया करें, कमेंट किया करें। ठीक है, बाकी खुद समझदार हो, हमें मोटिवेट करोगे, हम तुम्हारा सिलेबस कराएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, और इतना यकीन मानिए कि कराएंगे हम पूरी मूल विधि। ठीक, पूरी मूल विधि कराएंगे हम, उसके बाद में हिंदी साहित्य कराएंगे ट्रिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।